अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका कोड 484 है और आपका 1-2 दिन तक पेपर है मई 2025 में, तो आज ये वीडियो आप देख लें, आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके पास अगर खुलासा पड़ा है वो उठा लें, साथ में एक पेंसिल पकड़ लें। अगर आपके पास बुक पड़ी है तो एक पेंसिल पकड़ लें। मैं आज जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मस्ट आपको आने हैं, मस्ट आपको आने हैं, मस्ट आपको आने हैं, फाइनल आपको आने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे नोट्स के। तो जिनका कोड 484 है और वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए कर रहे हैं, आज वाली वीडियो ये बड़ी उनके लिए मज़ेदार होने वाली है। अच्छा, अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने निशानी लगाते जाना है और आपने वो खुलासे और बुक से याद कर लेना है। दूसरा तरीका, आप कहते हैं कि सर जी हमें ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे, सर जी हमारे पास बुक्स नहीं है, सर जी मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ या करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो यही जो नोट्स हैं, इसका मेरे पास PDF फॉर्म में बहुत अच्छा हलशुदा गेस्ट पेपर भी मौजूद है, वो भी आपको मिल जाएगा। आपने करना क्या है, मेरा हर वीडियो में नंबर मौजूद है 032472257889। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है और आपको ये गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। आपके नंबर पे PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलें जी, पहला सवाल ज़रा गौर से सुनें। पहला सवाल, फास्फोरस या कीमे इशारा इंसानी जिस्म के लिए फास्फोरस की अहमियत बयान करें, फास्फोरस की कमी से पैदा होने वाले असरात और फास्फोरस के ग़िज़ाई ज़राए। सुन लिया आपने। पहला सवाल कौन सा है, फास्फोरस कीमे इशारा, इंसानी जिस्म के लिए फास्फोरस की अहमियत, फास्फोरस की कमी से पैदा होने वाले असरात, फास्फोरस के ग़िज़ाई ज़राए। ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सुन लें, यही आने हैं। एंड तक वीडियो देखें, इसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। लो जी, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पिछले साल आ चुका है, यानी कि ऑटम 2024 में ही आया था। निज़ाम में खामरों की अहमियत बयान करें और खामरों की इकसाम बयान करें। ठीक है जी, मैं फिर दोबारा सवाल नंबर 2 जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। निज़ाम में खामरों की अहमियत बयान करें, ठीक है जी, और खामरों की इकसाम बयान करें। ये जी हमारा जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमले तहवील से क्या मुराद है, अमले तहवील से क्या मुराद है। तामीरी तहवील और तखरीबी तहवील पर नोट लिखे। इसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं अमले तहवील से क्या मुराद है। तामीरी तहवील है, तखरीबी तहवील है। ठीक है, इसके बारे में आपने लिखना है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 484 कोड जो है बड़ा इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लो जी, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जी। इसको तो आपने डबल ट्रिपल आपने जो ना इसको रिपीट करना है। आज मैं वाइट बोर्ड पे नहीं आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने कहा आज मैं ऐसे बैठ के आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी समझ लग जाए। ग़िज़ाइयत मालूम करने के तरीके बताएं जी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जी, ग़िज़ाइयत मालूम करने के तरीके बताएं। तबीयाती ग़िज़ाइयत, कीमियाई ग़िज़ाइयत और हयातियाती ग़िज़ाइयत, इन 3 पॉइंट्स पर आपने लिखना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि किसी ग़िज़ाई शय की ग़िज़ाइयत की जांच एवोल्यूशन हम दर्जा ज़ैल तरीक़ों से आजमाते हैं। पहला तबीयाती, दूसरा कीमियाई और तीसरा जो है वो कौन सा है, हयातियाती है। ठीक है, ये आपने मालूम करना है। ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं माइक लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को
अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, अभी हमारे तकरीबन 3 क्वेश्चन अभी हमारे हुए हैं बड़े इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। वो है जी, चिकनाई का अम्ल तहवील से क्या मुराद है? ग्लिसरॉल का अम्ल तहवील पर नोट लिखे, चिकने तुरशों का अम्ल तहवील लिखें। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सारे क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का है ना कोड 484, ठीक है, 484 आपका कोड है, और आप ये वाला जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अच्छे से आप लिख लें। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए वो भी आप मेरे नंबर पर राब्ता करें, आपको मिल जाएगा। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लहमियात का अमल तहवील से क्या मुराद है? नेज इसकी इकसाम बयान करें। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लहमियात का अमल तहवील से क्या मुराद है, नेज इसकी इकसाम बयान करें। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसको भी आपने अच्छी तरह रट लेना है, याद कर लेना है। चलें जी, हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, हयातियाती कदर से क्या मुराद है? लहमियात की हयातियाती कदर की अहमियत बयान करें। हयातियाती कदर से क्या मुराद है? लहमियात की हयातियाती कदर बयान करें। अब इसमें नाइट्रोजनी तवाज़न है, खालिस लहमियाती इस्तिफादा है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 484 कोड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए। लो जी, कार्बोहाइड्रेट्स की कीमियाई साख्त और इकसाम बयान करें। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की कीमियाई साख्त और इकसाम बयान करें। इसमें सादा यक शक्करी कार्बोहाइड्रेट्स है, डी ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, अंगूरी शक्कर, ये वाली चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स की कीमियाई साख्त और इकसाम बयान करें, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, खुराक पाकिस्तान में खुराक की कमी की क्या वजूहात हैं? बढ़ती हुई आबादी है जी। ठीक है जी, सबसे जो मेन फैक्टर है वो बढ़ती हुई आबादी है। खुराक की कमी की जो वजूहात है पाकिस्तान में, इसके बारे में आपने बताना है कि खुराक की कमी की कौन कौन सी वजूहात हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। लो जी, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, मौजे लागी जी मौजे। ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये शायद पहले नंबर भी आ जाए। लो जी, रोगनियात से क्या मुराद है? रोगनियात की अहमियत और रोजमर्रा जरूरियात पर नोट लिखें। रोजमर्रा के रोगनियात कौन कौन से, जिससे इंसानी जिस्म को रोगनियात की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कभी आपने सुना बादाम रोगन? वो रोगनियात होते हैं जो हमारे जो है इंसानी जिस्म में मुफीद होते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सुन ले जरा। लहमियात से क्या मुराद है? लहमियात की कितनी इकसाम है जी? इसकी 3 इकसाम है। कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। सादा लहमियात है जी, जिसको सिंपल प्रोटीन हम कहते हैं। मवासलाती लहमियात है, जिसको कंजक्टेड प्रोटीन कहते हैं। अख्स करदा लहमियात है, जिनको हम डाइवर्ट, ठीक है, डाइवर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये 3 इसकी सादा लहमियात, यानी कि लहमियात की इकसाम कौन कौन सी हैं। जिस दिन आपने पेपर दे के आना है, कल है आपका पेपर या आपका पेपर जो है वो परसों है, आपने पेपर दे के आना है ना, आपने मुझे ये जो अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे मेरी ये वीडियो ऐसे ही पड़ी हुई है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर जी आपके 5 के 5 क्वेश्चन आए हैं, 8 के 8, क्योंकि ये आने हैं, इंशाल्लाह ये आने हैं, तो इसलिए आपने मुझे आके फीडबैक भी देना। लो जी, रोजमर्रा की जिंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत बयान करें। रोजमर्रा की जिंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत बयान करें।
یہ والا بھی کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. روزمرہ کی زندگی میں کاربوہائیڈریٹس کی اہمیت بیان کریں. ٹھیک ہے جی, یہ والا بھی کوشچن ہو گیا. لو جی آ گیا جی سارے کوشچن ابا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. حیاتین سے کیا مراد ہے؟ حیاتین کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ حیاتین الف پر نوٹ لکھیں. حیاتین الف کی خصوصیات ذرائع لکھیں. یہ والا امپورٹنٹ کوشچن ہے حیاتین والا. ٹھیک ہے, اس کی اقسام, حیاتین کی اقسام, حیاتین الف ہے, یہ والا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لو جی اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. لو جی لحمیات حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ لحمیات جو ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جی ہے نباتاتی ذرائع, دوسرا ہے حیوانی ذرائع, پھر ہے لحمیات کی کیمیں ساخت اور خصوصیات بیان کریں. جس دن آپ نے پیپر دے کے آنا ہے آپ نے سارے سوال جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر آنے ہیں. یہ والے آپ کو آنے ہیں مجھے پتا ہے. لحمیات حاصل کرنے کے ذرائع اور کیمیں ساخت کے بارے میں بتائیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لو جی نیکسٹ کوشچن. نیکسٹ کوشچن آ جاتے ہیں جی نیکسٹ کوشچن کی طرف. حیاتین جیم, اس کو وٹامن سی کہتے ہیں. تو انہیں یاد ہوئے کہ سردیاں جب آپ تینوں بڑے کھائی دے ان میں وٹامن سی ہوتا ہے. اچھا حیاتین جیم جو وٹامن سی ہے اس کی کیمیا ساخت بھی بتانی ہے, خصوصیات بھی بتانی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ارتکاز محلول وہ ہے جس میں منحل سلوٹ کی زیادہ مقدار موجود ہے. محلول ہے حیاتین جیم کو دوسرے لفظوں میں ایسکوربک ایسڈ کہا جاتا ہے. 16ویں صدی میں ہولس فروک نامی سائنسدان نے بہت تحقیق اور تجربات کے بعد 1907 میں اس حیاتین کو دریافت کیا. میں تھوڑا تھوڑا ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں, اگر آپ اس کو لکھ بھی لیں گے نا تو کم از کم تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے وہ پڑھ ضرور لیں گے. اس کی کیمیائی ساخت بھی لکھی ہوئی ہے, کیمیائی ساخت بھی. ٹھیک ہے جی, یہ والا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی نیکسٹ جو ہمارا کوشچن ہے چکنے ترشے. چکنے ترشے, چکنے ترشے کیا ہیں جی؟ چکنے ترشوں کی اقسام بیان کریں. چکنے ترشے عام حالات میں کسی نہ کسی روغنی مالیکیول کا حصہ بنے ہوتے ہیں. بعض اوقات قدرتی طور پر یہ آزاد حالت میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن ایسے چکنے ترشوں کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. چکنے ترشوں کو آزاد حالت میں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی لپڈز کی آب پاشیدگی کی جائے. مثلا اگر گلیسرائز جو ایک روغنی مرکب یعنی لپڈ ہے کہ آب پاشیدگی کی بجائے کی جائے تو چکنے ترشوں کی بہت سی مقدار آزاد حالت میں دستیاب ہو سکتی ہے. یہ چکنے ترشوں کے بارے میں ہے جی. چکنے ترشوں کی اقسام ایک ہے جی سیر شدہ چکنے ترشے, جن کو اکیلے یا سنگل بانڈ کہتے ہیں. ایسے کوولنٹ بانڈ جو دو, یہ ہم نے میٹرک میں بھی پڑھا ہوا ہے فزکس میں یا کیمسٹری میں. ایسے کوولنٹ بانڈ جو دو ایٹموں کے درمیان الیکٹرانک کے ایک جوڑے کے باہمی اشتراک سے عمل میں آئے ہوں ان کو سنگل بانڈ کہتے ہیں. اور دوہرے یا ڈبل بانڈ, ڈبل بانڈ کی یہاں پہ ہے ایسے کوولنٹ بانڈ جو دو یا دو سے زیادہ ایٹمز میں موجود الیکٹران کے دو جوڑوں کے باہمی اشتراک سے عمل میں آتے ہیں, ڈبل کوولنٹ بانڈ کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ غیر سیر شدہ چکنے ترشے ہیں. ایک سیر شدہ چکنے ترشے ہیں, ایک غیر سیر شدہ چکنے ترشے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, ضروری چکنے ترشے, ضروری چکنے ترشے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے جی, یہ والا. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ہیڈنگز بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس اگر بک نہیں ہے تو آپ جو لوگ ہیں ایزیلی اس کو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگلا ہمارا کوشچن ہے جی لحمیات کے اہم کام کون کون سے ہوتے ہیں؟ جسمانی نشوونما, مرمت اور عضلات کی دیکھ بھال. یہ جو لحمیات ہوتے ہیں ان کا ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ہے. اس میں جسمانی نشوونما ہے, مرمت ہے اور عضلات کی دیکھ بھال بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں. انسانی جسم میں لحمیات مستقل طور پر بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں. میں آج آپ کو تھوڑا سا, یہ میری پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو سوال کے جوابات ویڈیو پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اچھے سے تیاری ہو جائے. ان سے آج ابھی جو میں بول رہا ہوں یہ لحمیات کے اہم کام ہیں, جسمانی نشوونما, مرمت اور عضلات کی دیکھ بھال ہے. ٹھیک ہے, انسانی جسم میں لحمیات مستقل طور پر بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں. ایک طرف تو ہمارے جسم میں گوشت کی شکل میں لحمیات موجود ہوتی ہے اور دوسری طرف خون میں روزمرہ غذا سے حاصل کردہ امینو ترشے اور جسمانی یعنی کہ جو مطلب ہم گوشت کھاتے ہیں,
ہم فروٹ کھاتے ہیں, دیکھیں یہ سارے کے سارے وٹامنز ہوتے ہیں, اور ہمارے جسم کو ڈیلی بیس پہ 50 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہم اگر انڈوں سے لے لیں, بادام سے لے لیں, پانی سے لے لیں, فروٹ سے لے لیں, روٹی سے لے لیں, ہم نے 50 کیلوریز ڈیلی بیسس پہ پوری کرنی ہوتی ہیں اپنی باڈی کو صحیح رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس میں لحمیات بطور بفرز بھی ہے, لحمیات اور غذائی اجزاء کی آمد و رفت بھی ہے, بڑوں میں لحمیات کی کمی کے اثرات بھی ہیں. ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جو ہے تھوڑی خوراک کھاتے ہیں, وٹامن سی جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ جو ہے پھر زیادہ ان کو پرابلم ہوتی ہے. اچھا جی, سوکھا پن, مراسمس بھی اس کو کہتے ہیں, مراسمس بھی سوکھا پن. ٹھیک ہے جی, اس کو یہ مراسمس بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ والا بھی کوشچن ہو گیا. لو جی, ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. نیاسین, نیاسین سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی, اور اس کو نیکوٹینامائڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کی خصوصیات کیا ہے, کیمیائی ساخت کیا ہے؟ نیاسین کو نیکوٹائن ایسڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. کیمیا دان اس حیاتین کو 1867 سے جانتے ہیں, لیکن 1913 میں فنک نامی ایک شخص نے اسے خمیر اور مشین کے ذریعے چاولوں کا چھلکا اتارنے کے دوران الگ کیا. جب چاول کا چھلکا اتر رہا تھا, نیاسین, یہ سن لیں, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. کل اگر یہ آپ کو آتا ہے تو آپ جو ہے وہاں پہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے کہ نیاسین کیا ہے. نیاسین کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ چاول کا چھلکا اتارنے کے دوران اس کو الگ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکوٹینک اس جسم کے موجود ایک امینو ترشے ٹرپٹوفین سے بھی تبدیل ہوتا ہے. اس کی خصوصیت نیاسین سفید رنگ کے قلمی سرخ کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے. یہ پانی میں حل پذیر ہے لیکن قلوی یا اساسی اور تیزاب میں نہ حل پذیر ہے. یہ حرارت اور روشنی میں ضائع نہیں ہوتا, اس لیے خوراک پکانے کے دوران بالکل ضائع نہیں ہوتا. اس کی کیمیائی ساخت جو ہے وہ بھی نیچے موجود ہے. نیاسین کے ایک سالمہ میں 6 کاربن کے جوہر, 5 ہائیڈروجن کے جوہر, 2 آکسیجن کے جوہر اور 1 نائٹروجن کا جوہر ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے کہ نیاسین آٹے میں 3.4 ہوتا ہے. وہ کل آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کھانے کی ایسی چیزیں بتائیں جس میں نیاسین کے اجزاء کی مقدار کتنی ہوتی ہے, ہاؤ مچ کوانٹٹی. اس میں آٹا جو ہم کھاتے ہیں اس میں 3.4 ہے, سوجی جو ہم کھاتے ہیں اس میں 2.6 ہے, دال مسور 2.2 ہے, مٹر کے بیج میں 2 پوائنٹ ہے, دار چینی میں 2.4 ہے, اخروٹ میں 2.5 ہے, چلغوزہ میں 3.6 ہے. یعنی کہ چلغوزہ میں اس کی مقدار سب سے زیادہ 3.6, اور جو بھینس کا گوشت ہے جس کو ہم کٹے کا بیف کہتے ہیں اس میں 3.5 ہے, اس میں بھی اس کی کافی مقدار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ لوگوں کے لیے, اس کو بھی آپ نے اچھے سے یاد رکھنا. نیکسٹ کوشچن آ گیا جی ہمارا مزے کا. آج ہمارا سیشن چل رہا ہے جی 484 کوڈ کا, بہت اچھا جو ہے وہ گیسٹ پیپر جو ہے وہ آپ کو میں دے رہا ہوں. آپ اچھے سے اس کو یاد کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. فولک ایسڈ آ گیا جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فولک ایسڈ کیا ہے جی, اس کی خصوصیات بیان کریں اور کیمیائی ساخت. فولک ایسڈ کو پہلے حیاتین ایم اور حیاتین B6 کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ جو آج میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں نا, یہ پوائنٹس لکھ لیں آپ, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ بھی حیاتین بے مخلوط میں شامل ہے اور اس کی کمی سے انیمیا ہو سکتا ہے. 1941 میں ایک بایو کیمسٹ نے فولک ایسڈ کو پالک سے الگ کیا. لو جی کر لو گل. جو ہم سبزی کھاتے ہیں نا پالک, یہ والا شاید میں بھی MCQز میں شارٹ کوسچن میں آ جائے کہ فولک ایسڈ کو کون سی سبزی سے الگ کیا گیا, تو ہم بتائیں گے کہ فولک ایسڈ کو پالک سے الگ کیا گیا. ٹھیک ہے, آج جو یہ ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساتھ میں آپ کو ڈیفائن کر کے بتا رہا ہوں, کم از کم کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کہ سر جی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو, جو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی, لیکن گولینڈ ہیوپیکس نے اسے 1855 میں یہ حیاتین زیادہ مقدار میں لینے سے جسم میں سٹور نہیں ہوتا بلکہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے. اب اس کی خصوصیات ہیں جی, فولک ایسڈ حرارت, روشنی اور آکسیجن سے متاثر ہوتا ہے, اس لیے پکانے کے دوران ضائع ہو جاتا ہے. حرارت جس کو لگتی ہے تو یہ ویسٹ ہو جاتا ہے.
پکانے کے دوران جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو یہ ویسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی کیمیائی ساخت کیا ہے, اب ہم پڑھیں گے اس کی کیمیائی ساخت کے متعلق. فولک ایسڈ کو پیٹریل گلوٹامک ترشا بھی کہا جاتا ہے. یہ مصنوعی شکل میں ہوتا ہے, یہ دوسرے مرکب کے ساتھ مل کر بنتا ہے. اس کے ایک سالمہ میں کاربن کے 19 ہائیڈروجن کے 19 آکسیجن کے 5 اور نائٹروجن کے 7 جوہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہم بات کر رہے ہیں فولک ایسڈ کی. ٹھیک ہے, فولک ایسڈ, ذرائع فولک ایسڈ کے افعال کون کون سے ہیں اور فولک ایسڈ کی کمی سے پیدا ہونے والے اثرات کون کون سے ہیں, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بایوٹین, بایوٹین, اچھا بایوٹین کوشچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا اور اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر یہ بایوٹین کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں, ہم نے لفظ پہلی دفعہ سنا ہے. کچھ کہہ رہے تھے لو جی یہ آؤٹ آف سلیبس آتا ہے. میری بات سنیں, بہت سارے بچے پیپر دے کے آ کے مجھے کہتے ہیں لو جی استاد جی تھوڑے تو 2-3 صرف سوال لگے نہیں, سارے لگتے ہیں, کوشچن وہی ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا کوشچنر کوشچن کو چینج کر دیتا ہے, جواب وہی ہوتے ہیں جو آپ کو آتے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو آئے بار. ابھی بایوٹین کے بارے میں سنیں, 1943 میں بایوٹین معلوم کیا گیا. کب کیا گیا؟ 1943 میں بایوٹین معلوم کیا گیا. یہ حیاتین بھی حیاتین بے مخلوط میں شامل ہے اور پہلے اس کو حیاتین بے یعنی کہ H7 کہا جاتا تھا. اس کی کیمیائی ساخت کیا ہے؟ بایوٹین کے ایک سالمے میں کاربن کے 10 ہائیڈروجن کے 16 آکسیجن کے 3 نائٹروجن کے 2 اور سلفر کا 1 جوہر شامل ہوتا ہے. ذرائع کون کون سے ہیں جی سنیں, کتنا اچھا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ لوگ جو ہیں اچھے سے یاد کر لیں, بڑی مزے کی ویڈیو ہے, آپ کو بہت اچھی لگے گی. ٹھیک ہے جی, ذرائع کون کون سے ہیں جی, یہ بہت سی غذاؤں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. جگر, انڈے کی زردی, گردے, خمیر اور دودھ وغیرہ سے کافی مقدار میں حاصل کیا جاتا ہے. اناج اور ڈیری کی چیزوں میں بھی اس کی مقدار کم ہوتی ہے. بایوٹین کے افعال کون کون سے ہیں؟ یہ حیاتین معاون خامرہ کی حیثیت سے چکنے ترشے بنانے کے لیے کاربو کیلسیلیشن کے عمل میں مدد دیتا ہے. یہ کچھ امینو ترشوں کی ڈی امینیشن میں بھی مدد کرتا ہے. یہ مختلف نظام خامرہ کا حصہ ہے. اچھا, بایوٹین کی کمی سے پیدا ہونے والے اثرات کون کون سے ہیں؟ اس میں بھوک ختم ہو جاتی ہے, عضلات میں درد محسوس ہوتا ہے, جلد کھردری ہونے لگتی ہے, انسان تھکاوٹ, نیند محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ والا بڑا امپورٹنٹ بایوٹین. لو جی نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے جی, اس کو ہم دیکھتے ہیں. پوٹاشیم, کیمیائی اشارہ کے, پوٹاشیم, ابھی ہم پوٹاشیم کی بات کریں گے. پوٹاشیم جو ہے وہ کیمیائی اشارہ کے ہے. جسم کے لیے پوٹاشیم کی اہمیت بیان کریں اور پوٹاشیم کی کمی کے اثرات کون کون سے ہیں. ابھی میں پوٹاشیم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا, یہ والا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. روزمرہ غذا میں پوٹاشیم کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اس میں روزانہ اوسطاً 4 سے 8 گرام پوٹاشیم موجود ہوتا ہے. یہ مقدار اس کی روزمرہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہے. جسم میں پوٹاشیم کی کمی بیشی شاید ہی غذائی کمی بیشی سے کوئی تعلق رکھتی ہے. جسم میں پوٹاشیم کا بیشتر حصہ خلیوں کے اندرونی محلول میں پایا جاتا ہے. اچھا, اس کی اب اہمیت ہے کہ افعال قلب کو درست رکھنے اور عضلات کے مناسب سکڑنے یا پھیلنے کے عمل کو قائم رکھتا ہے. بہت سے خامروں کے کام کے لیے پوٹاشیم درکار ہے, اس میں خامروں گلائکوجن بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی, پوٹاشیم سوڈیم کی مانند پانی کے ساتھ مل کر چھوٹی آنت سے جسم میں داخل ہوتا ہے. چھوٹی جو ہماری آنت ہوتی ہے نا, ویسے یہ کتاب پڑھنے سے نا بندے کا نالج بھی آ جاتا ہے اپنے نا باڈی کے بارے میں کہ ہمیں اپنی باڈی کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. اچھا, کمی کے اثرات سے کیا ہوتا ہے؟ اگر پوٹاشیم کی انسانی جسم میں کمی ہو جائے تو اس کے اثرات کون کون سے؟ پوٹاشیم کی کمی سے عضلات کمزور یعنی مسل جو ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور ذہنی انتشار بہت بڑھ جاتا ہے. مریض کسی کام کے بارے میں صحیح سے سوچ بچار نہیں کر سکتا. عضلات کی کمی کی وجہ سے مریض پر فالج جیسے دورے پڑتے ہیں جو کئی گھنٹے تک جاری رہتے ہیں. یہ بیماری زیادہ عام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کون سی ہے؟ پوٹاشیم والی, پوٹاشیم کے یہاں. اور اس کے غذائی جو ذرائع ہیں, پوٹاشیم کے اچھے غذائی مقصد میں ترشا پھل ہے, سب سے نمایاں ہے. اس کے علاوہ ٹماٹر بھی یہ خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے. سبزیوں, گوشت, دال اور دودھ میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کس میں؟ سبزیوں میں, گوشت, دالوں اور دودھ میں جو ہے وہ پوٹاشیم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, روزمرہ خوراک میں اس کی مقدار 4 سے 8 گرام ہوتی ہے.
आ जाओ, जिस्म से पोटाशियम का इखराज, जिस्म से पोटाशियम का इखराज होता है। पोटाशियम की रोजमर्रा गजाई जरूरियात कौन कौन सी हैं? आगे आगे जी, लोहा या फुलाद, कीमे इशारा FE। ये कीमे इशारे को आपने जरूर नोट करना है कि कीमे इशारा FE हमें क्या कह रहा है। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में तकरीबन 5 ग्राम आयरन लोहा मौजूद होता है। ठीक है जी। इस मिकदार का 66% हिस्सा खून के सुर्ख खुलियों में मौजूद मरकब हेमोग्लोबिन में और 25% हिस्सा फेरिटन नामी मरकब पाया जाता है। ये मरकब इंतजाब के बाद जिस्म में आयरन के जहीरे का काम करता है और जिगर, तली, हड्डियों के गोदे और छोटी आंत के अंदरूनी खुलियों में पाया जाता है। पानी, लोहे की बाकी मिकदार जिस्म के इजलात, खुलियों और कुछ खामरों में मौजूद होती है। ठीक है जी। ये जी खून की जो सुर्ख रंगत होती है हमारी, जिन्होंने कहते हैं ना तेरे जो बड़ा खून है, तू तो भाखड़ा पे है, पंजाबी च असीं ऐसा कहते हैं ना। खून की सुर्ख रंगत हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। कीमी तौर पर इंतहाई पेचीदा मरकब के सालमे में आयरन बतौर अंसर के साथ मौजूद होता है। ठीक है जी, ये भी आपने लिखना है। तो लोहा या फलाद ये भी हमारा हो गया। पोटाशियम के कीमे इशारा ये भी हमारा हो गया। ग्लासमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधक, जिसको हम सल्फर भी बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। गंधक क्या होती है? और इसका जो कीमी इशारा है वो S है। और इंसानी जिस्म के लिए गंधक की अहमियत, गंधक के गजाई जराए, गंधक की रोजमर्रा जरूरियात अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। इसमें सबसे पहले ये है कि गंधक 3 अमीनो तुरशों सिस्टाइन और मैथायोनीन की कीमी साख्त में शामिल होती है। ये 3 नाम आपने लाजमी याद रखने। ठीक है जी। ये तुरशे जिस्म के लिए नागजीर एसेंशियल होते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ खुलियों की बनावट में जो लहमियात इस्तेमाल होते हैं, ये तुरशे उसमें शामिल होते हैं। इस तरह गंधक जिस्म के तमाम खुलियों में मौजूद होती है। इंसानी जिस्म के लिए गंधक की अहमियत, इंसानी जो हमारा जिस्म है उसके लिए गंधक की क्या अहमियत? हयातीन बे, जिसको हम विटामिन बी भी कहते हैं, जैसे थायामीन भी कहते हैं। इसका कीमिया फार्मूला C24H38N8O6 है। एक और है जिसे बायोटिन कहते हैं, इसमें भी गंधक शामिल होती है। जो पीछे हमने पढ़ा है ना बायोटिन, इसमें भी जो गंधक है वो शामिल होती है। इसका कीमिया फार्मूला भी मौजूद है। आगे गंधक के जो ग़िज़ाई ज़राए है उसके बारे में हमने पढ़ना है। इंसानी जिस्म के लिए गंधक के हसूल का वाहिद जरिया वो अमीनो तुरशे हैं जिसमें गंधक मौजूद होती है। इनके अलावा गंधक अपनी किसी भी ताकत में जिस्म में जज्ब नहीं होती। यही वजह है कि गंधक के ग़िज़ाई माखज़ में लहमियात ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनमें सिस्टेन, स्टाइन और मेथानोनिन जैसे अमीनो तुरशे मौजूद होते हैं। अच्छा जी, गंधक की रोजमर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात कौन कौन सी हैं? अब तक होने वाली तहकीक की रोशनी में गंधक की रोजमर्रा ग़िज़ाई मिकदार का तयन नहीं हो सका, तयन ही नहीं हो सका। ठीक है जी। चले जी, नेक्स्ट आ गया जी हमारा सोडियम का कीमी इशारा Na। सोडियम से क्या मुराद है? जिस्म के लिए सोडियम की अहमियत बयान करें। सोडियम की कमी के असरात कौन कौन से हैं? सोडियम के ग़िज़ाई ज़राए कौन कौन से हैं? सोडियम, जिस्म से सोडियम का इखराज कैसे होता है? और सोडियम की रोजमर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात। लो जी, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम हर किस्म की ग़िज़ा में निस्बतन कम पाया जाता है और सेहतमंद आदमी में कभी भी इसकी कमी वाक़या नहीं होती। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रोजाना 10 से 15 ग्राम सोडियम खाया जाता है, जो जिस्मानी जरूरत से कहीं ज्यादा है। एक सेहतमंद आदमी को जिसे आज कौन है? एक मिनट, बाबू साहब आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा, रोजाना 10 से 15 ग्राम सोडियम खाया जाता है, जो जिस्मानी जरूरत से कहीं ज्यादा है। एक सेहतमंद आदमी को जिसे बेश तन्हाई दम की जरूरत होती है 5 किलोग्राम से ये मौजूद है। लो जी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूना या कैल्शियम कीमे इशारा सीए, जिस्म के लिए चूने की अहमियत बयान करे।
हमारे जिस्म को चूने की कितनी जरूरत होती है। हयातीन, विटामिन डी इसको कहते हैं। खुराक में कैल्शियम फास्फोरस का तनासब क्या होता है। ग़िज़ा में चिकनाई की मिकदार कौन कौन सी होती है। लो जी, अब मैं आपको थोड़ा सा चूना यानी कि कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। हमारी जो हड्डियां होती है ना, इंसानी जिस्म की हड्डियां, ये कैल्शियम इनको करता है मजबूत। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, हमारे जोड़ दर्द करते हैं, हमारी हड्डियां दर्द करती हैं, फिर हम हकीमों के पास भागते हैं। चले आज मैं आपको बताता हूँ, जिस्म में चूने की कुल मिकदार का तकरीबन 66% हिस्सा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। वही बात आ गई ना, हमारा जो जिस्म होता है 66% जो चूने की मिकदार होती है वो हमारी हड्डियों में मौजूद होती है। हड्डियों में मौजूद कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या CaPO3 कैल्शियम फास्फोर्ड है, जिसे मरकबात की सूरत में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कि कीमे फार्मूला से जाहिर है। अच्छा, जिस्म के लिए चूने की अहमियत क्या होती है। चूने की नुमाया मिकदार हड्डियों और दांतों की बनावट और नशोनुमा में इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। हम जो भी चिकनाई खाते हैं वो आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल, जिसका कीमे फार्मूला पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको क्या मसला होता है। जब इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है वो हार्ट का पेशेंट बनता है। हमारा जो जिगर है, जिगर ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है और इससे हमें जो है प्रॉब्लम होती है। फिर हम डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। तो जो चिकनाई होती है, जो हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की असल वजह ही चिकनाई है। अब चिकनाई वाली चीजें जो है वो हम जो है ये फास्ट फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो बीफ का गोश्त है, जिसको हम कट्टे का गोश्त कहते हैं, ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसमें भी चिकनाई की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो बात यह है कि आप लोग चिकनाई की मिकदार को कम करेंगे तो आपका जो कैल्शियम है, हड्डियां हैं, ये आपकी मजबूत रहेंगी। ये आप क्वेश्चन वहां पर भी लिख सकते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान की कुल ग़िज़ाई पैदावार कितनी है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जहां पर हम रह रहे हैं, ये कुल ग़िज़ाई पैदावार कितनी बनाता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। ज़राअत बहुत ज्यादा है, जिसमें गंदम, चावल, आलू, मक्की। मुल्की आबादी का 70% हिस्सा अपना रोजगार ज़राअत से है। लो जी, पाकिस्तान वाद मुल्क है जिसका 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। ज़राअत पर जो है वो मुश्तमिल है, 70% हिस्सा जो है। अब होता क्या है कि अगर ज़रूरी पैदावार पर मबनी सनतों में तजारत को भी शामिल कर लिया जाए तो यह तनासब 80% तक पहुंच जाता है। ज़राअत को तरक्की देने के लिए हालात भी साजगार हैं। जमीन के अलावा नहरी पानी की मौजूदगी, 1.5 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल, खाद की फैक्ट्रियां, ज़री मशीनरी और मुख्तलिफ फसलों की काश्त के लिए मुनासिब आबो हवा पाकिस्तान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार है। और सारे मौसमों में बेहतरीन फसलें होती हैं, जिनकी बिना पर हर किस्म की फसलें कामयाबी से काश्त की जाती हैं। तेल, खुश्क दूध, दाल, दूसरी खुराक की अशिया दरामद पर बहुत सारा ज़र मुबादला ज़ाया हो जाता है। आज तक हम खुराक की दरामद पर अरबों रुपए तो खर्च कर चुके हैं, जो एक ज़री मुल्क के लिए यकीनन तवज्जो तलब है। ज़राअत को तरक्की देने से एक तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, दूसरा ये खुद कफील हो जाएगा, बल्कि पालतू गल्ला दूसरे माल को बरामद करके ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। जो गंदम हमने अफगानिस्तान को भेजी, अब मेरी बात सुने, हमने जो गंदम अफगानिस्तान को भेजी वो हमने सस्ते दामों भेजी। हमारी खुद की गंदम सिंध में पड़ी काली हो गई। उस काली गंदम का हमने वो आटा बनाया और हमने गरीबों में तकसीम कर दिया। बीमारी भेजी ना, खराब गंदम। आज भी हमारे आप जो ये हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जहां पर गंदम पड़ी हुई है, उनकी आप हालत जाके देख लें। न्यू गंदम आ गई है, पुरानी गंदम हमारी हालत देखे वो सारी की सारी खराब हो चुकी है। यही गंदम हम अच्छे ममालिक को बेच कर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तेलदार बीज और दालों की पैदावार इसमें आएगी, ये भी आपने लिखना है। इसके अलावा दूध, गोश्त, मछली और अंडों की पैदावार, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा विटामिन होता है। और अगर हम पोटाशियम की बात करें ना, तो दूध में सबसे ज्यादा पोटाशियम है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी गोद उसका माँ का दूध होता है, जो भरपूर कैल्शियम से होता है। इसके बाद हम खुद भी दूध पीते हैं, ये हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएं। मछली जो है और अंडे, ये हमारे कैलोरीज को बढ़ाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसानी जिस्म को अच्छा रहने के लिए डेली 50 कैलोरीज की जरूरत होती है। अब 50 कैलोरीज हम रोटी खाते हैं, 3-4 कैलोरीज उससे मिल जाती हैं। अंडा खाते हैं, 5 कैलोरीज उससे मिल जाती हैं। लस्सी पीते हैं, 2 कैलोरीज उससे मिल जाती हैं। फ्रूट खाते हैं, फ्रूट की इकसाम है,
सेब में और कैलोरीज है, अमरूद में और कैलोरीज है, केले में कोई और कैलोरी, ये सारे हम फ्रूट, कुछ लोग होते हैं जो सैलड बनाते हैं, उसमें खीरा, चुकंदर, अमरूद, गाजर, मूली, ये 5 चीजें इसलिए मिक्स करते हैं, इनमें मुख्तलिफ कैलोरीज होती हैं, तो ये सारी मिलकर 20 ये बन गई, 5 अंडे की कैलोरीज 25, रोटी, सालन, पानी, दूध, ये सारी मिला के आपको डेली बेसिस पे 50 कैलोरीज होती हैं। एक सेहतमंद इंसानी जिस्म आप देखते हैं ना यार, वो देखो कितना प्यारा बंदा है, इसका जिस्म कितना अच्छा है, ये इसका रंग कितना सफेद है, इसका कद कितना अच्छा है, उसका मतलब है कि वो डेली बेसिस पे अपनी 50 कैलोरीज पूरी कर रहा है। तो जब आपकी 50 कैलोरीज पूरी हो जाती हैं तो आप जो है बेहतरीन जो है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हयातीन काफ, विटामिन के इसको बोलते हैं। देखिए इंसानी जिस्म को एक अच्छा रहने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। कुछ हमारे दोस्त हैं या कुछ हमारे टीचर हैं, वो सर्दियों में ना धूप होती है तो वो पंजाबी कहते हैं यार आज माल्टे ले आओ, बड़े शौक नाल माल्टे लोग खाते हैं धुप्पे बह के। आपको पता है माल्टों में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, और जब धूप ऊपर से पड़ रही होती है, आपको पता है कि जो सूरज है इसकी हरारत हमारे जिस्म को कितना मजबूत बनाती है। पाकिस्तान में सूरज गर्मियों में तो निकलता ही है, गर्मियों में जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, इसकी जो शुआएं होती है ना स्टार्ट की, उसको कहते हैं अर्ली शाइनिंग, अर्ली रेज। अर्ली रेज का मतलब होता है जब सूरज निकल रहा होता है, उसकी जो शुआएं, आप उसकी तरफ अगर मुंह करके खड़े होते हैं तो आपकी आंखों को इसका फायदा होता है, दूसरा आपकी बॉडी पे इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जब सूरज 9, 10, 11, 12 बजे वो वाली धूप फायदेमंद नहीं है। इसके बाद सर्दियों की धूप फायदेमंद है। फॉरेन कंट्री में जहां पे सूरज 6 माह के बाद निकलता है, जब वहां पे सूरज निकलता है तो वहां के लोग खुशियां मनाते हैं कि सूरज की हरारत हमें मिल रही है। वो सब कुछ छोड़ के समंदर के किनारे चले जाते हैं, वहां पे पड़े होते हैं ऐसे तेल की मालिश करके, और जनाब सूरज की हरारत को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसलिए सूरज की रोशनी है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हयातीन काफ में इसका फार्मूला आपको बताना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है इसकी खसूसियात है, ये पानी में हल नहीं होता, चिकनाई और अल्कोहल में हल होता है, इसकी कलमें जर्द रंग की होती है, इसका दर्जा 10 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है जी। और ये कहते हैं कि ये कहां से ये मिलता है जी, अभी देखते हैं जी। ये आमतौर पर हयातीन का बालिग अफराद के लिए 1 मिलीग्राम रोजाना दरकार होता है। लो जी, जेडे बालिग अफराद ने उन्होंने कम से कम 1 मिलीग्राम ही चाहिए। दूध पिलाने वाली औरत के लिए 1 से 2 मिलीग्राम जरूरत पड़ती है। दूध पिलाने वाली जो औरतें होती है ना, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको कम से कम 2 मिलीग्राम जो है वो ये इनकी जरूरत होती है। अच्छा, अब ये देखें, अब मजे की बात आई है, कमी के असरात क्या होते हैं। यरकान मुश्किल से नहीं, यरकान की बीमारी पैदा हो सकती है, दस्त और मैदे की दूसरी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। दस्त का आपको पता ही है, जिसको मोशंस कहते हैं। खुराक की बारीक नालियों में जख्म, अच्छा खुराक की नालियों में जख्म भी हो जाता है। आपको पता है जब खुराक की नाली में जख्म हो जाए तो इंसान की छोटी आंत और बड़ी आंत में जो है ये चीजें होती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आज का हमारा ये सेशन एंड हुआ। इंशाल्लाह 484 कोड आपको बहुत मजे से इसकी समझ आई होगी, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।